देखो बेटे, टिल लास्ट क्लास हमने बेसिक केमिस्ट्री में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था. ओके, वी केम टू नो अबाउट द कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, then Avogadro law and Gay-Lozak law of volumes. So these were the some laws that we studied. और डाल्टन्स लॉ ये आपको ऑलरेडी पता है. डाल्टन्स लॉ क्या होता है, थोड़ा सा एक बार एक दो पॉइंट जान लेते हैं. ऑल्दो डाल्टन्स लॉ इज नॉट वेरी रिलीवेंट इन दीज डेज, कुछ पॉइंट्स उसके इंपॉर्टेंट हैं. जैसे कि डाल्टन ने क्या कहा था कि ऑल द मैटर्स और सबस्टांसेज आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स which are called atoms, and these atoms are indivisible particles. क्या बताया था उसने कि all matters are made of small indivisible particles which are called atoms. Okay, then he said that atoms cannot be further subdivided into a smaller part. He also said what Dalton said. Dalton said that all the matters are made of atoms. Okay, and atoms are indivisible, it cannot be further subdivided into a smaller part. ये डाल्टन ने बोला था. लेकिन बेटे आज के कॉन्टेक्स्ट में आप जानते हैं कि एटम्स आर स्टिल डिविजिबल. एटम्स कैन बी डिवाइडेड एंड एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. So you can say electrons, protons and neutrons are some fundamental particles which are basically the fundamental particles in the formation of the atom. Okay, so electrons are revolving around the nucleus in an atom and protons and neutrons are lying inside the nucleus. तो ये तो काफी आगे की एटॉमिक थ्योरी है जो कि आई थी. डाल्टन वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन who proposed the atomic theory based on some scientific calculation and based on some practical results. Okay, so from the historical point of view, Dalton's atomic theory is important to us, and there are few points which are still relevant, like what Dalton said, that atoms combine together to form molecules. Okay, he said that two or more different atoms combine together to form molecules. तो ये बात आज भी ट्रू है. हम लोग जानते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. बट देयर वाज आल्सो अ लिमिटेशन ऑफ डाल्टन. यहाँ भी डाल्टन के लिए बेटा एक लिमिटेशन था. डाल्टन इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते क्यों हैं, है ना. आज के डेट में हम उसको भी एक्सप्लेन कर पाते हैं. और ये सारी चीज एक्सप्लेनेशन आप आगे जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में आप सीखेंगे कि व्हाई द एटम्स फॉर्म्स द बॉन्ड एंड हाउ दे बिकम मोर स्टेबल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड व्हेन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स. ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आप वहां पर केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में आप चैप्टर में पढ़ोगे. तो फिलहाल जो है डाल्टन के जो different postulates थे, let us talk about that. What Dalton said, matter consists of indivisible atoms. All the matters consist of the indivisible atoms which cannot be further subdivided. Okay, so all the atoms कहता था. ये क्या कहता था, एक और पॉइंट जो है डाल्टन का वो गलत है. सुनो, डाल्टन की थ्योरी अभी देख लेते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या था. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. तो पहला जो पॉइंट आपको मैंने बताया कि व्हाट पॉइंट आई सेड, ऑल मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स called atoms. ठीक है, ऐसा डाल्टन ने बताया. तो डाल्टन के समय में जो था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कॉन्सेप्ट नहीं थे. तो ही वाज हैविंग नो आइडिया अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ द एटम, दैट एटम्स कैन आल्सो बी सबडिवाइडेड. तो डाल्टन के पास ये आइडिया नहीं था. उस समय जो है साइंस या केमिस्ट्री उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था.
तो डाल्टन ने बोला, बट व्हाट डाल्टन केम टू द कंक्लूजन दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ सम इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन बेसिकली हु साइंटिफिकली described the concept of atoms. He said that atoms are stable, okay, they can exist in the isolated state. फिर उसने बताया कि अगर हम किसी एलिमेंट की बात करें, उसने कॉन्सेप्ट दिया एलिमेंट का, तो उसने क्या कहा डाल्टन ने कि all the atoms of an element, what he said, all atoms of a given element, all the atoms of a given element shows identical properties. So he said that all the atoms are identical. Okay, so all the atoms are identical, they are showing the identical properties. So what are those identical properties? Like they have identical mass, okay, like they have identical mass. फिर उसने कहा atoms of different element have different masses. Atoms of different elements have different masses. देखो बेटा, डाल्टन जो अभी बोल रहे हैं वो सब गलत गलत बता रहे हैं ना. यहां तक में डाल्टन ने जितनी बात बताई वो सब लगभग गलत है ना. उन्होंने क्या कहा, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. ठीक है, मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, but atoms are not individual particle. You know that atoms are not individual particles. Atoms can be further divided into electrons, protons and neutrons. Even protons and neutrons can be further subdivided, है ना. मॉडर्न जो आज की थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वहां पर कुछ भी अनडिविजिबल नहीं है. आगे फर्दर डिवीजन सब कुछ का पॉसिबल है ना. तो वो चीज, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम. This was the concept proposed by Dalton a very long time ago. Okay, तो उस समय ये कॉन्सेप्ट एक काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा कॉन्सेप्ट था, बिकॉज दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एटॉमिक थ्योरी. ओके, लेकिन आज जो है ये पॉइंट गलत है. उसका दूसरा पॉइंट देखो, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन. ध्यान देना क्या कहा था डाल्टन ने, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शोज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, है ना, इंक्लूडिंग मास. तो बेटा यहाँ पर क्या है, गड़बड़ हो गया ना ये. देखो, एटम जो है आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तो शो करेंगे, बट दे कैन हैव सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लाइक मास कैन बी डिफरेंट. जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था, एग्जांपल देखो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. तो इन सभी का मास जो होता है वो अलग अलग होता है. उसी तरह ऑक्सीजन के अलग अलग आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं. वन इज कॉल्ड हाइड्रोजन 1 दैट इज प्रोटियम, अदर इज हाइड्रोजन 2. तो हाइड्रोजन 1 में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में. हाइड्रोजन 2 में क्या होता है, इसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं. तो इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन भी होता है. एक होता है हाइड्रोजन 3. तो हाइड्रोजन 3 में क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या 1 होगी और न्यूट्रॉन की संख्या उसके न्यूक्लियस में कितनी होगी, तो 2 न्यूट्रॉन होंगे, है ना. तो यहाँ देख रहे हो कि हाइड्रोजन भी 3 तरह का है. तो मास जो है यहाँ पे, मास क्या हो जाएगा, 1 मोल का मास ऑलमोस्ट 1 ग्राम हो जाएगा. यहाँ 1 मोल का मास 2 ग्राम हो जाएगा. यहाँ पे 1 मोल का मास 3 ग्राम हो जाएगा. एक एटम का मास देखोगे तो लगभग 1 एटॉमिक मास यूनिट. यहाँ पर 2 एटॉमिक मास यूनिट के आसपास हो जाता है और यहाँ पे 3 एटॉमिक मास यूनिट के आसपास हो जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि ये बेटे तीनों क्या है, ऑल दिस 3, दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. इसको क्या कहते हैं, ट्राइटियम, है ना. आगे आप पढ़ेंगे इन सब के बारे में डिटेल में. हाइड्रोजन पे पूरा एक चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो हाइड्रोजन पे पूरा एक चैप्टर आप पढ़ोगे, है ना. सिंपली एक सिंगल हाइड्रोजन पे पूरा एक चैप्टर है, तो सब डिटेल में आप पढ़ते हैं. कार्बन पे पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे आप,
समझ रहे हो, कार्बन ग्रुप पे, ग्रुप 14 एलिमेंट पे पूरा एक चैप्टर आप पढ़ते हैं। ओके, सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। अभी हम लोग बेसिक लेवल पे जान रहे हैं, है ना, दैट्स व्हाई इट इज बेसिक केमिस्ट्री। देखो तो क्या है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये तीनों ही हाइड्रोजन है, बट इन तीनों हाइड्रोजन का एटम का मास क्या है, अलग अलग है। ऑल दिस 3 हाइड्रोजन एटम हैव डिफरेंट मासेस बट दे आर ऑल हाइड्रोजन। तो ये बात तो गलत हो गया ना, all the atoms of a given element shows all identical properties like they have identical mass is identical, ऐसा जरूरी नहीं है। isotopes, these are called isotopes। तो isotopes जो होते हैं वो क्या होते हैं, they are the atoms of same element having different mass or different mass number। okay, so they are isotope। तो इसके बारे में आप जानते हैं। फिर क्या कहा था डाल्टन ने बेटे, अपने 4th पॉइंट पे आ जाओ। अच्छा 3rd पॉइंट हमने नहीं देखा, इसको देखो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। जरूरी नहीं है, जैसे देखो कार्बन 14 का मास 14 यूनिट हो गया। नाइट्रोजन 14 कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो बेटे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 का मास बहुत ही क्लोज है, आसपास है। दे हैव वेरी सिमिलर मास, दे डोंट हैव डिफरेंट मास। लेकिन एक कार्बन है, दूसरा नाइट्रोजन है, दो अलग अलग एलिमेंट हो गए ना। इस तरह के बहुत आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि दो अलग अलग एलिमेंट है लेकिन सेम मास है। ये बात गया दिमाग में, क्लियर है बेटा? बताइए बच्चों, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हाँ बेटे, प्लीज रिप्लाई। आवाज जा रही है बच्चों? बोलो बेटे, आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। ये डाल्टन ने कहा तो ये जरूरी नहीं कि सही हो, है ना। उस समय जो उसने ऑब्जर्वेशन किया, उस समय जो लिमिटेड टेक्निक अवेलेबल था, जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट अवेलेबल था, उसके बेसिस पर उसने बताया, है ना। डाल्टन का जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना है, लगभग अभी से लेकर समझ लो कि 400 साल पुरानी बात है, 400 years ago, है ना, उतनी पुरानी बात है। तो उस समय जो साइंस था उतना ज्यादा डेवलप नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग जो उस समय का कॉन्सेप्ट था, नॉलेज था, उसके अकॉर्डिंग उसने ये सारे पॉइंट्स दिए थे। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बना सकते हैं। दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बना सकते हैं, मींस एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, है ना, एंड मॉलिक्यूल्स आर द पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, तो एटम्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा। एलिमेंट्स combines to give compounds, है ना। atoms combines in simple whole number ratio to form molecules। तो क्या होता है बेटे, एटम्स कंबाइन टू गिव कंपाउंड, एटम्स कंबाइंस इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो देखो ये बात जो डाल्टन ने कहा आज भी ट्रू है। एटम्स कंबाइन करते हैं ना, तो एटम्स कंबाइन करके क्या करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं ना, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, है ना, और
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। सो बेसिकली तो एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव कंपाउंड। तो ये बात जो डाल्टन ने बोला बिल्कुल सही बात बताया, लेकिन यहाँ भी डाल्टन के साथ ये प्रॉब्लम हो गई कि ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाट ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव कंपाउंड और टू फॉर्म कंपाउंड। डाल्टन के पास इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था उस समय, ओके, कि एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड क्यों बनाते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा, उस समय के जो साइंटिस्ट थे, जो भी थे, तो उन्होंने क्या देखा कि डाल्टन ने जो ये बात बोली, ये बात तो सही है, बट डाल्टन के पास या किसी के पास इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। तो चूंकि बात सही है तो लोगों ने और रिसर्च करना शुरू किया होगा, फिर उन्होंने खोजना शुरू किया होगा कि भाई एलिमेंट्स कंबाइन करके क्यों कंपाउंड बनाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। तो धीरे धीरे चल के कुछ समय के बाद वो रीजन क्लियर हुआ, जो कि आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो यहाँ पर हम केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, बॉन्ड क्यों बनता है वो नहीं पढ़ रहे, वो केमिकल बॉन्ड चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ोगे, यहाँ नहीं पढ़ना है बेटा। तो दैट इज अ बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट अदर चैप्टर, तो वहां पर हम लोग उसको टैकल करेंगे। फिलहाल हम लोग और देखते हैं कि और इन्होंने क्या कहा था, व्हाट वाज सेड। सो what happens, he said that atoms are neither created nor destroyed during the chemical reaction। तो बात बिल्कुल सही है, केमिकल रिएक्शन के समय एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये दो पॉइंट जो डाल्टन ने बताया, ये दो पॉइंट जो है पूरी तरह से सही बताया उन्होंने, बट उनके पास इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं था। ओके, सो एटम्स are neither created nor destroyed during a chemical reaction। तो ये बात समझ रहे हैं बेटे। तो दिस इज द कंप्लीट पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने जो बातें बताया वो आपको मैंने समझा दिया, जिसमें कि कुछ पॉइंट्स जो है आज के समय में दे आर नॉट ट्रू, टुडे दे आर इररिलेवेंट बिकॉज दे आर नॉट ट्रू, okay, they are wrong, but few points explained by the Dalton are still valid, and that's why we pay significance important to the Dalton's atomic theory even today। okay, तो मॉडर्न समय में भी हम लोग डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी को पढ़ते हैं, क्योंकि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी जो थी, इट वाज अ गुड इंप्रूवमेंट, इट वाज द फर्स्ट साइंटिफिक इनिशिएटिव which was taken to describe the model of the atom। is it clear? सभी को क्लियर है बेटे? कम ऑन टेल मी, क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार आप नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, है ना। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, प्लीज नोट इट डाउन। वी विल मूव अहेड नाउ, वी विल सी सम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नाउ। जल्दी से इसको नोट कर लो बेटे।
सर अब बोलिए। सर मेरा इंटरनेट थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तो मेरे को बार बार लीव करना पड़ेगा, तो आप मेरे को इन कर देना। कोई इशू नहीं है, वो आप जो है इसको कर लो अच्छे से, है ना। और हाँ आई एम जी सर। रिकॉर्डिंग द लेक्चर ऑल्सो, सो बाद में आप लोगों को मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा, है ना। बट ओके सर। ट्राई करिए कि इंटरनेट थोड़ा बेटर हो हमेशा, हाँ जी सर। दिक्कत ना हो, है ना। सो थोड़ा सिग्नल कभी का हाँ, इशू हो कभी रहा कभी हो जाता है सिग्नल का इशू, क्या करोगे। चलो पढ़ाई करो, अगर वैसा कोई दिक्कत आएगा तो आई एम हियर, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, है। ओके and I ओके will सर। share the recorded video also after the class. ओके सर। Okay. So today after all the classes, I will share the video to all you people so that you can re-revise that and understand the concept where you have missed it. Okay? तो चलिए बेटे कर लीजिए इसको, come on, note it down first of all. और देखो मेरे बच्चों, अब जो है यहाँ के बाद कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था एटॉमिक मास, तो एटम के मास की बात करेंगे। व्हाट इज द एटॉमिक मास, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, है ना। एक बार उसको फिर से डिस्कस करते हैं, थोड़ा बेटर तरीके से क्लियर कर लिया जाए बिफोर मूविंग टू द मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें यूज होंगी। So let's know about atomic mass. एटॉमिक मास क्या है बेटा, द मास ऑफ एटम जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक मास, एक एटम का जो मास है उसे आप एटॉमिक मास कहेंगे। बहुत ही छोटा होता है एटम, तो दिखता भी नहीं है नॉर्मल आई से, तो उसका मास भी बहुत कम होता है। जनरली जो एटम्स होते हैं उनका मास 10 टू द पावर -24 टू 10 टू द पावर -23 केजी के आसपास, उसके बीच में होता है। 10 पावर -24 केजी के रेंज में होता है। सोचो कितना छोटा है ना। एटम का जो मास होता है बेटे वो बहुत ही कम होता है। सॉरी, 10 पावर -24 ग्राम, केजी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 पावर -3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट विल बी 10 पावर -27 केजी, है ना। -24 अगर लेंगे तो 10 पावर -24 इंटू 10 पावर -23, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -24 और -23 दैट विल बी -27, है ना। तो 10 टू दी पावर जो है -27 के रेंज में आपका जो है एटॉमिक मास होता है। केजी में अगर देखें तो, ग्राम में देखोगे 10 पावर -24 के रेंज में होता है, तो बहुत ही छोटा होता है एटम का मास। तो इतने छोटे मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली ग्राम या किलोग्राम में प्रीफर नहीं करते हैं, हम लोग एक नया सिस्टम डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास। तो उसको जानेंगे, पहले लिख लीजिए एटॉमिक मास क्या होता है। द मास ऑफ वन एटम ऑफ an element, the mass of one atom of an element is called its atomic mass. Atomic mass, the order of, order मतलब कितने 10 के कितने पावर में होता है, atomic mass is in 10 टू दी पावर -24 ग्राम के ऑर्डर में होता है ना। तो वो चीज मान लो जैसे हाइड्रोजन का देख लें तो नियरली जो है आपका 1 पॉइंट समथिंग 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम के आसपास होता है। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल मास ऑफ हाइड्रोजन 11 का क्या मतलब है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना बेटा। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हो गया ये,
न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितना होगा, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमेगा, है ना, एंड वन इलेक्ट्रॉन विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दिस इट्स न्यूक्लियस, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, देखो इस तरह से, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसका जो मास हो जाएगा लगभग एक प्रोटॉन के मास के आसपास हो जाएगा। सो दैट इज यू कैन से कि ये जो मास है इस हाइड्रोजन 11 का मतलब एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ओके, एंड मास नंबर इज mass number is number of proton plus number of neutron, okay. So atomic number is the number of proton, ध्यान से सुनिएगा, okay, I correct if I have sent something else. So atomic number is the number of proton and mass number is the number of proton plus number of neutron, ये होता है। तो ये चीज आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बेसिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत आप लोगों ने अंडर 10 जो पढ़ा है उसमें आप जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, तो इसमें इसका मास नंबर भी 1 हो गया और एटॉमिक नंबर भी 1 हो गया। तो यहाँ पे मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई एलिमेंट हो गया एक्स से, चलो एक्स से ये एलिमेंट है, ये ए, तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास नंबर, और जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। तो ये ध्यान रखना है बेटा आपको। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग यू एटॉमिक नंबर एंड दिस ए इज रिप्रेजेंटिंग यू मास नंबर। तो ये जो है दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो इसका जो मास होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन 1 इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। सो केजी में क्या हो जाएगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg. So this is 10 to the power -27 kg. तो दिख रहा है ना बेटा कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होता है ये बहुत कम है। आप बोलोगे कि सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेटे हम नहीं कर सकते इसको कैलकुलेट, लैब चाहिए उसके लिए, और वो स्कूल के लैब वगैरह में नहीं हो पाएगा, है ना। उसके लिए सोफिस्टिकेटेड केमिस्ट्री लैब चाहिए, है ना। अलग अलग तरीके के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, वो चीज है। तो बेसिकली हम लोग ऐसे नहीं कर सकते इसको कैलकुलेट। दूसरा तरीका है कैलकुलेट करने का, जैसे कि मान लीजिए हम हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन गैस ले लें, है ना। तो हम गैस लॉ लगाएंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे। तो वहां से मान लो कि अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन ले लें, तो 1 मोल के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 मोल, जैसे देखो इक्वेशन क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो बेटा अब हम 1 मोल कैसे डिसाइड करेंगे, तो मान लो हमने कोई प्रेशर ले लिया, कोई वॉल्यूम ले लिया जो कैलकुलेशन किया हुआ होता है ना। तो पता है हमें कि एक पार्टिकुलर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर पे 1 मोल कितना होता है। तो 1 मोल का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अगर हमने कैलकुलेट किया है एक्सपेरिमेंटली, तो उस डेटा को यूज करके हम 1 मोल गैस ले लेते हैं, और 1 मोल को हम लोग क्या करेंगे, उसका वेट बैलेंस कर लेंगे। और वेट बैलेंस करने के बाद क्या करेंगे, 1 मोल का वेट मालूम है, तो 1 मॉलिक्यूल का वेट निकल जाएगा ना। हाँ, 1 मॉलिक्यूल का वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 1 मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये सब हम लोग जो है मोल कॉन्सेप्ट में जब वापस से आएंगे तो उसको जानेंगे। फिलहाल जो है हम लोग उस पर चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको रहने दीजिए। अभी जो है आप ये देख रहे हैं कि मास ऑफ जो है एक एटम, जैसे हाइड्रोजन का जो मास है वो बहुत ही कम है, दैट इज 10 पावर -27 kg या 10 पावर -24 ग्राम के रेंज में है। तो इट इज वेरी स्मॉल मास। तो इस तरह से चूंकि एटम्स का मास बहुत कम होता है, तो इसीलिए एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिफाइड मास। तो बच्चे
इसको आप पहले एक बार नोट कर लो, तो उसके बाद मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास का। ओके, सो वी विल नाउ नो अबाउट एटॉमिक मास unit. Okay, so this atomic mass unit, this is called AMU, है ना, पुराना नाम है AMU, नया नाम अब क्या है इसका, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, कोई डिफरेंस नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट का ही मॉडर्न नाम है यूनिफाइड मास, और इसको सिंपल सिंबल एक स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है। तो एक ही चीज है, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, दोनों बिल्कुल सेम चीज है, देयर इज नो डिफरेंस। अब हम लोग अगला उसको जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उससे पहले बेटे आप लोग इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो, कंप्लीट योर नोट फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 मिनट में इसको कंप्लीट करिए, कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो। एनीवन, इफ यू हैव एनी डाउट in this atomic mass concept, then you can ask me, okay, otherwise you simply note it down and we will discuss the atomic mass unit or unified mass। चलिए इसको कंप्लीट कर लो बेटा। चलो बेटे कंप्लीट करो इसको। कंप्लीटेड हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया बेटे, आगे बढ़े। सर हाँ बोलिए। सर इसमें इलेक्ट्रॉन का मान नहीं लेंगे? इलेक्ट्रॉन का मास भी लिया हुआ है आसपास ही, देखो क्या होता है, आपको मैं दिखाता हूँ। इसका जो मास है ना, क्या होता है कि प्रोटॉन का जो मास होता है ना बेटा, प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.67 एग्जैक्ट, और भी डेसिमल प्लेस देख सकते हैं, थोड़ा नीचे लिख दूं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो अगर मैं इसको 27 में ले जाऊं तो 4 डेसिमल आगे ले जाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.0009 इंटू 10 या 91 कर दो -27 kg। तो बाबू देखो क्या होगा, 1.67 में आप कितना जोड़ेंगे, 0.0009। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.67
6709 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो रफली तो ये 1.67 ही हो गया ना। समझा इस बात को? क्लियर है? यस सर, समझ गया। हाँ बेटे, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, वो बहुत ही कम होता है, एंड दैट्स व्हाई इट हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट। और बाकी चीजें, बॉन्डिंग बनने से क्या होता है, इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन से क्या होता है, ये सब आगे पढ़ते रहोगे, है ना। फिलहाल मोन कॉन्सेप्ट पे जाना है हमें, तो हम लोग बेसिक लेवल पे ही इन चीजों को समझेंगे। ओके, यस सर। 2 साल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, एटम मॉलिक्यूल ही तो पढ़ना है। हाँ यस चलो, सर। बहुत अच्छी बात। हाँ बोलो, चलो आगे बढ़े। शुड बी मूव अहेड नाउ। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। अब देखो मेरा बेटा, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास, इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। मैंने आपको रिमाइंड किया था, जो 11th वाले बच्चे हैं, कि मैंने एक टेस्ट लिया था आपका, उसमें एक क्वेश्चन का की थोड़ा जो था वो गड़बड़ था, उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। आप लोग अपने मार्क्स को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट सही जानना जरूरी है। देखो बेटे, तो एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास किसको कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? तो एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास, ध्यान से सुनो, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास is defined as is exactly defined as 1/12 of the mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का जो मास है, उसका 12वां भाग यानी कि 1/12 पार्ट को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या था कि इट इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम, it is 1/16 of the mass of oxygen, 1/16 of the mass of one atom of oxygen 16. So this is not correct. Okay, ये सारे ऑप्शन सही नहीं है, तो only one option, the first option A will be correct. Okay, all of the above option won't be correct, so make a correction there that only 1/12, ध्यान से सुनिएगा, 1/12 of the mass of कार्बन 12 वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप जो होता है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है, और उसी के टर्म में हम बाकी का मास रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट वॉन्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू अदर पार्ट, इसको याद रखना है बेटा। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास, व्हाट विल बी द डेफिनेशन। नोट डाउन द डेफिनेशन। एटॉमिक mass unit, that is AMU, or unified mass, unified mass U, अब ज्यादा यही यूज होता है, U सिंबल देखो, छोटा सिंबल है ना, जितना छोटा सिंबल होगा उतना ज्यादा यूज होगा, है ना। तो दिस इज, यू कैन सी कि ये वाला यूनिफाइड मास जो है, ये नाम आजकल ज्यादा यूज होता है। ओके, वैसे एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास एक ही चीज है, सेम ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम है, ये थोड़ा पुराना नाम है, ये नया नाम है। ओके, सो दिस इज यूनिफाइड मास, दिस इज अ न्यू सिंबल। तो ये बात समझे। तो यहाँ देखिए, सो व्हाट यू विल सी दैट एटॉमिक मास यूनिट AMU और यूनिफाइड मास दैट इज U, यू कैन सी। ओके, कैसे डिफाइन होता है, इज डिफाइंड एज, इज
defined to be exactly is defined to be exactly equal to is defined to be exactly equal to 1 by 12th 1 by 12th of the mass of one atom of carbon 1 atom of carbon 12 आइसोटोप। तो अच्छे से पढ़ो बेटा, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास का डेफिनेशन क्या है? टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12th ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का जो बेटे मास होता है ना, उसका 1/12 जो होता है मेरे बच्चों, वो आप कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज डिफाइंड एज द एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बेटा, चलो इसको नोट कर लो मेरे बेटे, जल्दी से नोट कर लो सभी कोई। कम ऑन, नोट इट डाउन। ये बात समझ में आ रहा है? इज द डेफिनेशन क्लियर टू यू? कम ऑन, टेल मी। Yes, sir. ओके, तो आप क्या कहेंगे? therefore what you can say, one atomic mass unit AMU, जिसको आप सिंपली U भी कहते हैं, है ना। यूनिफाइड मास में क्या सिंबल यूज होता है? देखो छोटा सिंबल है ना, तो दिस इज वेरी कॉमन सिंबल। तो आजकल U, स्मॉल u यूज होता है। तो U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ किसका? कार्बन 12। कार्बन 12 के मास का 1/12 होता है। कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है वो हम लोग देखेंगे। चलिए पहले इसको नोट करिए। ओके, वो डेटा हम लोग देखते हैं क्या होता है। जस्ट नोट इट डाउन। आई एम कमिंग विद इन 2 मिनट। जस्ट इसको करो बेटे।
कुछ पूछ रहे हैं बच्चा? बोलो बेटा, आस्किंग समथिंग। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे इसके आसपास आएगा, है ना? तो आपको याद कुछ नहीं रखना है ये सब, ओके? याद रहती है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहती है, वो क्वेश्चन में डेटा दिया रहता है, ओके? उसके बेसिस पे आप करते हैं। Is this complete? यस सर। ओके बेटे, सो वी विल मूव अहेड नाउ। अब आगे देखेंगे। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मास ऑफ वन कार्बन एटम। लेट मी चेक ऑन इंटरनेट व्हाट इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम एग्जैक्टली। So the mass of one atom of carbon 12, it is they are showing that it is equal to 1.9927. Okay, तो ये चीज आप चाहो तो साइड में नोट कर लो, है ना? ये सब कोई रटना नहीं है, याद रखो, ये सब दिया रहता है। तो मास ऑफ कार्बन 12, वन एटम का जो मास होता है ना? वन एटम की बात कर रहे हैं। तो वन एटम का मास क्या हो जाएगा? वन एटम का जो मास हो जाएगा दैट इज योर 1.9927 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। 1.9927 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। 1.9927 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये कार्बन के एक कार्बन 12 के एटम का मास होता है। तो 12 से डिवाइड कर दोगे। सो व्हेन यू विल डिवाइड दिस वैल्यू बाय 12 यू विल गेट 1.6606। ओके, 1.6606 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये जो होगा मास आ जाएगा। केजी में करोगे तो ग्राम को केजी में करने के लिए 10⁻³ से डिवाइड करते हो, सॉरी मल्टीप्लाई करते हो, 1000 से डिवाइड करते हो। तो यहाँ जब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये पावर क्या होगा? -24 है, -3 और बढ़ जाएगा। सो इट विल बी 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये किसकी वैल्यू है? यू की वैल्यू है, ओके? यूनिफाइड मास की। वन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है दैट इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, याद रहती है तो अच्छी बात है, ना भी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, ओके? डेटा चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड नाउ। सो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। सो एटॉमिक मास यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। इनको अच्छे से मेमोराइज कर लेना बेटे। These definitions must be clearly set in your mind. Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो मेरा बेटा, isotopes of element, you know that elements have isotopes of elements। ठीक है बेटे, so we are talking about isotopes of elements।
सो लेट्स टॉक अबाउट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स जो होते हैं, एक ही एलिमेंट होता है, लेकिन एक ही एलिमेंट के जो कुछ ऐसे एटम्स पाए जाते हैं जिनमें अलग अलग मास नंबर होता है। व्हाई द मास नंबर इज डिफरेंट? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं कि आइसोटोप्स आर दोज एटम्स बेसिकली which have same atomic number but different mass number. Okay, so write down the atoms with same atomic number. Atomic number. Okay, atoms with same atomic number. Atoms with same atomic number but different mass number are called isotopes. Is it clear? Atoms with same atomic number but different mass numbers are called isotopes. Is it clear? अब देखो इसको थोड़ा सा मैं बता दूं क्या होता है इसमें। ध्यान देना। ठीक है बच्चों, सामने नजर रखिए, समझिए इसको। एक जो एटम है, तो एटम में आपके क्या क्या हो गए? एटम में आपके हो गए इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, है ना? दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और क्या हो जाते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, so they are present in the nucleus, present in the nucleus। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर को किससे मतलब होता है? इन दोनों से मतलब होता है। तो बेटा एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है बेटे? एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ, हाँ बेटा देखो, एटॉमिक नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus, present in the nucleus of atom. ओके, एटम ऑफ एलिमेंट। अब मास नंबर क्या हो जाता है? मास नंबर क्या हो जाता है? Number of neutrons. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स Plus number of and plus proton. वेरी गुड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये हो जाता है बेटा। सो इट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो दैट इज इक्वल टू योर मास नंबर। सो दिस इज इक्वल टू मास नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये क्या हो जाएगा? इन द न्यूक्लियस, ये भी इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। तो दैट इज कॉल्ड योर, क्या कहलाएगा? मास नंबर। अब देखो
किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो गया, ध्यान से सुनिएगा, यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो गया तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा बेटा, एलिमेंट ही बदल जाएगा। तो एलिमेंट की आइडेंटिटी क्या होती है मेरे बच्चों, एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, that is atomic number is considered as the identity of any element। तो अलग अलग एलिमेंट किस बेसिस पे होते हैं, दो एलिमेंट डिफरेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन, कार्बन के पास न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, नाइट्रोजन के पास न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है, 7 है ना। और अगर मैं इस तरह से देखूं तो कार्बन और नाइट्रोजन जो होंगे वो क्या होंगे, दे आर डिफरेंट एलिमेंट, है ना। बट आपको जो है यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम हो जाए, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, सभी में 6 प्रोटॉन्स हैं। सो व्हाट विल बी देयर, यू विल सी दैट दे आर सेम एलिमेंट। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने पर भी एलिमेंट सेम है। ओके, तो आप क्या कह सकते हैं कि आइसोटोप्स क्या हो गए, आइसोटोप्स आर द एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। व्हाई दे हैव डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर इज डिफरेंट, डिफरेंट मास नंबर क्यों है, ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ, ड्यू टू, व्हाई दिस इज डिफरेंट, ड्यू टू डिफरेंट number of neutrons in nucleus। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि सेम एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होगा पर मास नंबर डिफरेंट होगा। तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर प्रोटॉन की संख्या सेम है तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वो अलग अलग होगी आइसोटोप्स में। इज इट क्लियर, तो ये चीज आपने समझा। अब हम यहाँ पर आइसोटोप्स आप समझ रहे हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय आइसोटोप। तो आइसोटोप के बाद एग्जांपल आपके पास है ही, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 आर आइसोटोप, है ना। हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, दे आर आइसोटोप। सो देयर आर मेनी मेनी एग्जांपल्स, है ना। तो वो सब जो है बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, है ना। 2, 3, 4, 5, 10 भी होते हैं। बड़े बड़े जो हेवी एटम होते हैं ना बेटा, हेवी एटम के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, है ना। तो वो भी पॉसिबल है। चलो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां के बाद हम लोग जानेंगे एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। तो बेटे जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो देखो, जो नेचर में अगर आप देखेंगे, नेचर मतलब जो है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में अगर कहीं से भी आप एलिमेंट का कोई सैंपल लेंगे ना बेटा, तो उस सैंपल में अलग अलग आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। हाँ, आप चाहें तो उसको आप लैब में सेपरेट कर सकते हैं, ओके। लेकिन जनरल अगर कोई नेचुरल सैंपल किसी भी एलिमेंट का आप लोगे, then the natural sample of any element will consider different percentage of different isotopes। अलग अलग आइसोटोप के अलग अलग परसेंटेज उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कार्बन का एग्जांपल लूं तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स जो है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, these 3 isotopes are present in different percentage in any sample, naturally occurring sample of कार्बन। तो जब आप कोई नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ कार्बन लेंगे, सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन 12 होता है, ओके। तो चलो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उससे पहले इसको नोट कंप्लीट कर लीजिए, है ना बेटा। जल्दी से 2 मिनट में नोट कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कम ऑन, डू इट फास्ट, क्विकली, जल्दी करो बेटे।
देखो बेटा, एवरेज एटॉमिक मास को एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन, टेक द example of carbon itself. So different, there are three isotopes of carbon, three isotopes of carbon. तो थ्री आइसोटोप्स ऑफ जो कार्बन है उनका रिलेटिव परसेंटेज भी हम लोग लिखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम मास कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो जो थ्री आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है बेटे, कार्बन 12, एटॉमिक नंबर 6 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो ये तो हो गया आइसोटोप्स, और इनका जो परसेंटेज है, परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज? कार्बन 12 का जो परसेंट होता है दैट इज 98.89%। 98.89% यही होता है। ओके, उसके बाद 1.1% के आसपास आपका ये होता है ना, 1.1% के आसपास ये आपको होगा। ओके, सो 1.11 कर लो, 1.11%। okay, and this one is a very small amount, 2 into 10 to the power minus 10%। ये कितना है? approximately 2 into 10 to the power minus 10%। देख रहे हो, अप्रोक्सीमेटली ये दोनों जोड़ देंगे तो 100% के आसपास हो गया। ये बहुत ट्रेसेज में पाया जाता है, दिस इज वेरी स्मॉल ट्रेस, नेग्लिजिबली स्मॉल अमाउंट, नेग्लिजिबली स्मॉल अमाउंट इज प्रेजेंट। तो ये लगभग ना के बराबर होता है ना। तो आप कहोगे जब ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, 10 to the power minus 10% है, तो इसके कारण तो मास में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो बात बिल्कुल सही है, हम इसको ले या ना ले, एवरेज मास इन्हीं दोनों से कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन बेटा इसको इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, कार्बन 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, कार्बन 14 का बहुत ज्यादा वाइड स्केल एप्लीकेशन है। जैसे कि आप देखेंगे कि कार्बन 14 का जो है रेडियो एक्टिविटी में कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग से हम बहुत पुराने जमाने का जो चीज होता है ना, उसके लाइफ को हम, जो है नेचुरली अकरिंग जो चीज होती है उसके लाइफ को हम लोग देख सकते हैं कितना पुराना है। मान लो 50,000 साल पुराना पेड़ होगा, तो 50,000 साल पुराना पेड़ का कोई अगर आपको पाया गया सैंपल जो है जमीन में दबा हुआ, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं वो कितना साल पुराना है। कोई रॉक है, रॉक आर ऑल्सो नेचुरली अकरिंग, तो रॉक्स जो होते हैं, स्टोन जो होते हैं, स्टोन जो है वो कब फॉर्म हुआ था, उसमें कितना परसेंटेज कार्बन 14 है, रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट से उसको ऑब्टेन किया जा सकता है। तो कार्बन डेटिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल, ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड द लाइफ ऑफ द नेचुरली अकरिंग सबस्टांसेज और बॉडी। ओके बेटा, तो वहां कार्बन 14 का जो है रेडियो एक्टिविटी देख करके जो है यूज होता है। तो दैट ऑल्सो यू विल स्टडी, हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिविटी, ये भी आपका जो है चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। ओके, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो बहुत ही मजेदार चीजें आने वाली हैं आगे चल के जो है सिलेबस में, तो वो है। अब यहाँ देखो बेटा, तो यहाँ अगर मुझे देखूंगा तो ये परसेंटेज हो गया है, परसेंटेज हो गया, तो एवरेज लाइफ निकालना है ना, तो एवरेज लाइफ निकालना है, तो एवरेज लाइफ कैसे निकल जाएगा, परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दोगे और इनके मास को मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मास क्या होता है, ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना, आपको कोई रखना नहीं है, नो डेटा यू हैव टू रिमेम्बर हियर, इवन परसेंटेज ये सब कुछ भी नहीं याद करना है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन करना होता है। तो देखो बेटा यहाँ पर मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, एमयू में अगर लिखेंगे, बोलना मेरे बच्चों, कार्बन 12 का मास कितना एमयू होगा, 12 एग्जैक्टली होगा ना, 12, क्योंकि 1/12 जो होता है एग्जैक्टली होता है आपका
1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एग्जैक्टली 1 mu या 1 u होता है. सो दिस विल बी 12 u, है ना. कार्बन 13 का क्या है, देखो एक चीज और सुनो. न्यूक्लियस के अंदर में बेटे क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इंट्रैक्शन के कारण मास जो है ना वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. ओके, आइंस्टीन की थ्योरी है. तो वहां पर E इक्वल टू mc स्क्वायर. तो यहाँ कुछ मास जो है एनर्जी में फॉर्म हो जाता है. मास को क्या कहा जाता है, आप लोग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए. इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑल्दो दिस इज इंटरेस्टिंग और आगे आपको पढ़ोगे भी इसके बारे में. मास इज कंसिडर्ड एज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. मास इज considered as condensed form of energy. तो बेटा मास को क्या करते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी मानते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. क्या फॉर्मूला यूज होता है, कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, E इक्वल टू mc स्क्वायर, जहां पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. पता है फॉर्मूला का नाम आपने सुना, इक्वल टू mc स्क्वायर, अ वेरी फेमस रिलेशन ऑफ आइंस्टीन एनर्जी मास फॉर्मूला, है ना. तो इस पे हमें अभी कुछ पढ़ाई नहीं करना है, बस इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपको मैंने बताया. तो देखो मास ऑफ कार्बन 12 होता है 12 u, है ना. तो मास ऑफ कार्बन 13 जो होता है बेटा, मास ऑफ कार्बन 13 कितना होता है, लेट मी चेक. दिस इज 13.00335 u, ठीक है ना. बुक से देख करके मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी बुक आप कंसल्ट कर सकते हैं. ओके, ये सब कुछ भी रटना नहीं है बेटे, समझे. तो ये हो जाता है. उसी तरह से मास ऑफ कार्बन 14 जो है मेरे बच्चे, मास ऑफ कार्बन 14 का डेटा क्या दिया हुआ है, 14.00317 u. ओके बेटे, so this is your mass of carbon 14. Are you getting this point? So this is the mass of carbon 14. अब देखो मेरा बेटा, तीनों का मास आपको मिल गया. अब एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह से आप मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स के हाइट का एवरेज निकालना है या मास का एवरेज निकालना है, तो क्या करोगे, मास ऑफ 20 कर दोगे, डिवाइडेड बाय 20 कर दोगे. तो उसी तरह से हम मान लेते हैं कि चलो टोटल 100 एटम्स है ना. ऑल्दो एटम तो इंटीजर में होते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे मानेंगे, अगर टोटल 100 एटम मान लें तो 100 में कार्बन 12 कितना होगा, 98.89 हो जाएगा. और कार्बन 13 कितना हो जाएगा, 1.11. और कार्बन 14 हो जाएगा 2 × 10⁻⁻10. तो हम सबके मास को ऐड कर देंगे, तो इतने कार्बन का मास क्या होगा, दिस इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12, this into mass of 1 carbon 13 and this one into mass of 1 carbon 14. कितना टोटल लिया था, 100. सो डिवाइडेड बाय 100. समझ में आया, आया समझ में. यस सर. हाँ मैं लिख के करता हूं बेटा, तो ये नोट कर चुका है ना बेटा, इसको रब कर रहा हूं मैं. तो एवरेज मास क्या हो जाएगा, Therefore एवरेज मास हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. Therefore एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, दैट इज सिंपली आप मास ऑफ कार्बन लिख दो, 1 कार्बन एटम. तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम विल बी इक्वल टू, क्या बताया मैंने, कितना परसेंटेज है, 98.89 इंटू 12 u. u की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, u के टर्म में ही निकालिए, लास्ट में u रख सकते हो 1.6606, जरूरत नहीं है, वो भी ना रखें तो भी चलेगा, है ना. प्लस क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज देखो, कार्बन 13 का 1.11 इंटू 13.00335, ठीक है बेटा. u
13.00335 U प्लस 2 इंटू 10⁻⁻10। इसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बहुत छोटा है, इसको तो ऐसे भी नेग्लेक्ट कर देंगे। इंटू 14.00317 U एंड होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 100। So finally you are getting 12.011 U। सो कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास हो गया, क्या हो गया, कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास हो गया, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, है ना, ब्रैकेट में सी लिखने का मतलब हम किसके मास की बात कर रहे हैं, कार्बन का। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12.011 U। सो आई थिंक ये क्लियर हो रहा है आपको कैसे एवरेज एटॉमिक मास किसी का भी निकालना है बेटा। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं असाइनमेंट में और क्वेश्चन बना करके आप लोगों को दूंगा एवरेज एटॉमिक मास निकालने का, है ना। डेली प्रैक्टिस शीट आज मैं केमिस्ट्री के लिए भेजूंगा। फिजिक्स और मैथ्स का जो बेटे मैंने भेजा था उसको आज कंप्लीट कर लीजिएगा, प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अगले क्लास में और आपको मिल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा स्पीड में बनाओ सब कुछ। चलो इसको नोट डाउन कर लो बेटे, है ना, जस्ट नोट इट डाउन, एवरेज एटॉमिक मास। नोट कर लो बेटा इसको। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट हम जानेंगे, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट भी कहते हैं, ठीक है। ऑल्दो वेट इज अ डिफरेंट टर्म, बट केमिस्ट्री में यूज होता है, मास वेट को इंटरचेंजेबली यूज करने का जो है कॉमन तरीका है। तो एटॉमिक मास एटॉमिक वेट मींस द सेम थिंग बेसिकली हियर। ओके, वैसे तो वेट का मतलब mg होता है, mg मींस वेट, न्यूटन में होगा, वेट मींस फोर्स, तो उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। एटॉमिक मास एटॉमिक वेट एक ही चीज समझ के चलिएगा कहीं लिखा रहे तो। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर वेट एक ही चीज है। नोट कर लिया बेटा सभी, कोई नोट कर लो प्लीज, कम ऑन डू इट क्विकली। हो गया बेटे, हैव यू कंप्लीटेड दिस? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब इसके बाद जो है एक और सुनो, मॉलिक्यूलर, बस मॉलिक्यूलर का लिख करके हम लोग खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। मॉलिक्यूलर मास, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, है ना, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। सो व्हाट यू विल से, द mass of one molecule of a
of a compound is called molecular mass. Molecular mass. The mass of one molecule of a compound is called molecular mass. इसमें आप क्या करते हैं, आप कैसे निकालते हैं? You add the average atomic mass of each atom present in a molecule. Each atom present in a molecule, है ना, to get average molecular mass. उसको करिए. So add the average atomic mass of each atom present in the molecule to get the molecular mass. जैसे एग्जाम्पल देख लो बेटा, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, तो मास ऑफ कार्बन क्या हो जाता है? मास ऑफ कार्बन जो आपने अभी देखा था दैट वाज 12.011 एटॉमिक मास यूनिट, है ना, एवरेज है ये. उसी तरह से मास ऑफ ऑक्सीजन जो आपको आ जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन जो आ जाता है, ऑक्सीजन दैट इज 16.00 यू आ जाता है. ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन जो हो गया एवरेज, ये भी एवरेज है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास है. तो देयरफॉर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है? एक कार्बन है ना बेटा, तो 1 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस कितने ऑक्सीजन है बेटे? 2 ऑक्सीजन है, सो इट विल बी 2 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम. सो हाउ मच इट विल बी? 12.011 यू प्लस कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 32.000 यू कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? इट विल गिव यू हाउ मच? ओके, यहाँ भी चाहो तो एक जीरो लगा दो. ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपको? 32 44.011 यू, लगभग 44 यू आप कह सकते हैं, ठीक है ना. ये तो बस समझने के लिए कर रहे हैं. रफ कैलकुलेशन में 44 यू आपका चलता है. जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद जब ये हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, इतना पॉइंट में ले करके नहीं करना है, ठीक है बेटे. तो आज हम लोग बच्चों यहीं तक रखते हैं केमिस्ट्री में, एंड इन द नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, देन एम्पिरिकल फार्मूला मास, उसके बाद फिर एक और आपका आता है जो है फॉर्मूला मास जो है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है. मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एंड देन वी विल मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, है ना. पहले हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट, अब एक सिक्वेंशियली हम चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए, ठीक है बेटे. तो आज का क्लास सारा क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Okay, very good. So have you completed this note? Please complete it. After 2 minutes, I will just end this meeting. So please complete this note, everyone, and read all these notes that you have prepared and all my lecture thoroughly. अच्छे से उसको पढ़ो बेटे. So आज हम लोग क्लास को यहीं पे end करते हैं. Goodbye. Have a nice day. Just complete the note.
सर हो गया कंप्लीट। Okay, very good. So I hope everyone has completed. So I'm going to end this lecture now.